बच्चों, सभी कैसे हो बेटा? सब अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए बच्चे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? हम लोग किशोर अवस्था की जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे कि शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। तो आप मुझे बताइए, शिशु का लिंग निर्धारण किस पर बेस्ड होता है, कैसे होता है? तो बच्चों, आपने को बताया था मैंने कि जो हमारे जो केंद्रक होते हैं, जो हमारी कोशिका में जो केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है बेटा? गुणसूत्र होते हैं, है ना। और इसमें से दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो एक है एक्स एक्स और एक है एक्स वाई, है ना। ज्यादातर जो पुरुष होता है उसमें कैसे लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है? अगर बच्चे को माता का एक्स और पिता का एक्स मिलकर जो गुणसूत्र मिलता है, तो वो जो बच्चा होता है वो कैसा पैदा होता है? उसका लिंग कौन सा होता है बेटा? वो एक गर्ल चाइल्ड होती है ना। वो लड़की होती है। और एक्स वाई मिल जाए तो वो कैसा बच्चा होता है? वो बॉय होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी सभी बच्चों को? ओके बच्चे, चलिए। अब हम दूसरा एक और टॉपिक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। वो क्या था? किशोरावस्था में कुपोषण के कारण। किस किस कारण से कुपोषण होता है इस उम्र के बच्चों में? तो कुपोषण के क्या क्या कारण हैं? तो क्या कारण बताए थे बेटा किशोरावस्था में कुपोषण के? आप लोग ही मुझे बताइए। आप लोग क्या सही प्रकार से भोजन करते हो? अच्छा भोजन करते हो? संतुलित भोजन करते हो? नहीं करते तो वो भी बताइए, अगर करते हैं तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए। तो बेटा, जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में, जो पोषक तत्व होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली आपकी जो एज है उसमें पोषक तत्वों का महत्व जो है बहुत ज्यादा होता है। और व्यायाम का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है कि नहीं? तो हम देखते हैं व्यायाम का और हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनका क्या क्या लाभ होता है। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर किया है सबने कि एक्स एक्स गर्ल होती है, एक्स वाई बॉय होते हैं। और बच्चे यूपीएस भोरकला के बच्चों ने नोट्स भी मुझे भेजे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नोट्स को प्रिपेयर करके भेजा है। चलिए बेटा, आज हम देखते हैं कि किस तरह से पोषक तत्व और व्यायाम का महत्व हमारे जीवन में है। देखें हम लोग। चलिए। तो पोषक, सबसे पहले तो देखेंगे कि पोषक तत्वों का क्या महत्व होता है। तो बच्चों, शरीर को हमारे शरीर के विकास के लिए, है ना, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली आपके एज के बच्चों को इस उम्र के दौरान क्या होता है बेटा? शरीर तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से आपकी शरीर का विकास होता है। और इसीलिए उन्हें क्या चाहिए, यानी कि आपकी उम्र के बच्चों को क्या चाहिए? वयस्कों की तुलना में, यानी कि हम लोगों की तुलना में आपको क्या चाहिए? अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आप मानते हो ना? यस। तो हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण होता है इस उम्र में। यानी कि आप जितना अच्छा भोजन करेंगे, आप जितने भोजन में कैल्शियम का उपयोग करेंगे, जितना प्रोटीन का उपयोग करेंगे, जैसे कि दाल हो गया, नट्स हो गए, दूध दही बटर वगैरह जो खाते हो आप लोग, तो उससे कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से मिलती है ना। और इससे क्या होता है? आपकी हड्डियां जो है मजबूत होती है। और मांसपेशियां कैसी होती है? आपके मसल्स कैसे बन जाते हैं? स्ट्रांग बनते हैं, है ना। तो आपकी हड्डियों और आपके मांसपेशियों के निर्माण के लिए आपको कैसा भोजन करना चाहिए? कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन को खाना चाहिए। ओके। चलिए, उसके बाद ये जो भोजन हम लोग करते हैं उससे क्या प्राप्त होता है बेटा? हमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के लिए हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार लेना चाहिए। तो बेटा, एक संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सही प्रकार का प्रोटीन हो, अच्छा कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें वसा की मात्रा हो। तो इन सभी भोज्य पदार्थों से मिलकर ही एक संतुलित आहार का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि आप रोज सुबह सिर्फ रोटी खा रहे हो, बस उठकर चले गए, बस हो गया, नहीं। कि कई बच्चे हैं कि सिर्फ चावल खा रहे हैं,
चावल के सिवा कुछ नहीं खाते, कई बच्चे सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं खाते। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, हर भोजन को, हर भोजन में यानी कि एक संतुलित भोजन जिसमें कि प्रोटीन की अच्छी मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा हो और वसा जो है बहुत अच्छे तरीके से हो और उसमें खनिज पदार्थ भी हो, तो आपका भोजन संतुलित हो जाता है ना। चलिए, अब दीर्घकालिक कालिक स्वास्थ्य के लिए आप सोचो बेटा, अभी जो इस उम्र में जो आप भोजन करते हो, इस उम्र में जो जितना अच्छा भोजन आप करोगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ बनेगी, उतनी अच्छी आपकी सेहत बनेगी। ओके, जब आप एडल्ट हो जाओगे, जब आप वयस्कता में पहुंच जाओगे, तो अभी जिस प्रकार का आप भोजन करते हो उस प्रकार से आपका शरीर जो है हो जाएगा। जैसे कि इस उम्र में आप अगर जंक फूड खाएंगे, पैकेट में बंद हुआ फूड खाएंगे या डिब्बा बंद फूड खाएंगे, तो क्या होगा, थोड़े से बड़े और हो जाएंगे, आप वयस्कता में आ जाएंगे, तो आप में मोटापा आ जाएगा, हृदय के रोग होंगे या फिर अन्य जो शरीर में जो रोग होते हैं वो होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपका शरीर जो है रोगी हो सकता है। तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए भी स्वस्थ भोजन का लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब बेटा, व्यायाम क्या महत्व है हमारे जीवन में, आप सभी जानते हैं। आप में से कितने बच्चे व्यायाम करते हैं बेटा, बताइए आप मुझे, कितने बच्चे व्यायाम करते हैं? क्या सभी बच्चे व्यायाम करते हो? जी हाँ, एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए, सीमा रावत जी ने कहा है। यूपीएस भोरकला के बच्चे बहुत अच्छा नोट्स भेजते हैं। मैं सबके सामने आपसे आपको एक क्लैप देना चाहूंगी, क्योंकि आपके बच्चे जो नोट्स भेजते हैं बहुत बढ़िया तरीके से बैठ के अच्छे से लिख के भेजते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब व्यायाम का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में देखते हैं। तो सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, है ना, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम बहुत बहुत जरूरी होता है। ये क्या करता है, हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाती है ना। जितना आप अच्छा एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आपकी मांसपेशियां और हड्डियां क्या होंगी बेटा, मजबूत होंगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होता है बेटा, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ना। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मन भी, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो शारीरिक गतिविधि तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है, आपके टेंशन्स को कम कर देता है। तो क्या होगा, आपको रात को अच्छी नींद आएगी, है ना। और अच्छी नींद जो है एक स्वस्थ शरीर का एक बहुत अच्छा लक्षण है। तो देखो, ऊर्जा का स्तर, तो सक्रिय रहने से यानी कि आप एक्टिव रहते हो, तो आपको क्या होता है बेटा, आपको हर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है जीवन शैली के लिए। यानी कि आप कोई भी कार्य करते हो तो उसके लिए आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है। आप पढ़ते लिखते हो, खेलते कूदते हो और भी बहुत सारा एक्टिविटीज करते हो, तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। और ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 60 मिनट अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे कम से कम आपको क्या कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली एक्सरसाइज की और व्यायाम की बात कर ली, और साथ ही साथ हमने पोषण के महत्व के बारे में भी बात कर ली। अब बेटा हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपसे बात करनी है कि कई बच्चे जो है इस उम्र में जो है बहुत ही ज्यादा कई दुष्प्रभावों में आ जाते हैं। तो ये दुष्प्रभाव क्या है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव में आ जाते हैं बच्चे, है ना। तो ये एक ऐसा उम्र होता है, जिस प्रकार स्टैनले हॉल जी ने कहा है कि वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, तनाव युक्त होते हैं, भ्रमित होते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वे क्या करते हैं बेटा, धूम्रपान, मादक पदार्थों का उपयोग, है ना, करते हैं, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, शराब वगैरह का सेवन करते हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इनके आदी हो जाते हैं। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्या पहुंचता है, क्षति पहुंचती है। और इससे क्या होता है बेटा, दूरगामी परिणाम होते हैं, जिससे कि आपके जो तंत्र का तंत्र होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, वो सब खराब होने लगता है। आपको सोचने विचारने की जो क्षमता है वो नहीं होती है।
धूम्रपान करने से क्या होता है बेटा, श्वास संबंधी बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं, है ना। और मादक द्रव्यों के सेवन से क्या होता है बेटा, हमारे जो यकृत होते हैं, हमारी जो लीवर होती है, वो खराब हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है ना। और यदि कोई व्यक्ति आपको इन सभी मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी सूचना आपके अध्यापक से, आपके प्रधानाध्यापक से, या फिर आपके पेरेंट्स से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। उसको कभी भी आप क्या नहीं करेंगे, छुपा कर नहीं रखेंगे। और इन सभी कुप्रभावों से अपने आप को और अपने साथियों को, अपने मित्रों को बचा के रखिएगा, ठीक है। कभी भी ऐसे बुरी आदतों में बेटा आप लोग नहीं पड़ेंगे। तो मेरे सारे बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं। तो कभी भी, मुझे पता है आप लोग कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। सीमा रावत जी ने जो है बच्चों के चित्र भेजे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं बच्चे, कितने ध्यान से देख रहे हैं क्लास को। ये सब देखकर ही हमें बहुत खुशी होती है। यूपीएस बोरकला से भी हमें जो है नोट्स बना के भेजे हैं बच्चों ने। कॉम्पोजिट विद्यालय से भी बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से हमारे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। तो बेटा अब जो है कुछ कार्यक्रम है जिसे हम कहते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो सरकार की तरफ से हमारे जो हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए स्पेशल कार्यक्रम बनाए गए हैं। वो क्या क्या है, उसे हम परिवार कल्याण कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। तो परिवार में बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया बेटा, परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। और ये क्या है, एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में दो बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी आवश्यक होता है। हम दो हमारे दो यानी कि एक माता पिता उनके दो बच्चे, ठीक है, यानी कि ताकि उन बच्चों की देखभाल वो अच्छी तरह से कर पाए, उनकी अच्छी शिक्षा दे पाए, उनको अच्छा भोजन दे पाए। तो इन सब कार्यक्रम जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अब देखो बेटा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब बेटे हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका क्या है बेटा, मौलिक अधिकार है, ठीक है, उनका राइट टू एजुकेशन है। तो बेटा आप पहले के जमाने में क्या होता था कि जो लड़कियां होती थी उनको शिक्षित नहीं किया जाता था। उनको क्या बोला जाता था कि तुम घर के काम काज सीखो, उसके बाद थोड़े समय बाद आपकी शादी करवा देंगे। इस तरह से बोला जाता था। तो बच्चियों को क्या नहीं मिल पाता था बेटा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता था, ठीक है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं है। आजकल जो है बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जहां पर सरकार द्वारा जो है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। उनको जो है बहुत सारे जो है बहुत सारे कार्यक्रम उनके लिए है। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, आजकल बेटे और बेटी को समान मानते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना। आप सभी देखो अपने क्लास में लड़के लड़कियां सभी अच्छे से पढ़ते हैं ना। अब देखो कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, उसमें से एक है मिशन इंद्रधनुष। क्या है बेटा, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। जोशीला, नासली और ईगो से भरे होते, ओके ओके ओके, यूपीएस चोमेला से कहा है कि जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट स्टेज में वो काफी जोशीले होते हैं और ईगो से भरे होते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एडोलसेंट स्टेज में ये सब होता है ना। कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार चाहे वो लड़का हो लड़की हो सबको होता है। अब मिशन इंद्रधनुष क्या है बेटा, देखो इसका उद्देश्य जो है भारत में सभी बच्चों को टीकाकरण करना है, ठीक है। यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी को टीकाकरण करवाया जाए। अब देखो इंद्रधनुष बोला है, मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग को प्रदर्शित किया जाता है। आपको पता है ना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य रूप से क्या है बेटा, 7 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए उनको टीके लगाए जाते हैं। तो ये 7 बीमारियां कौन सी है आप जानते हैं, एक तो है
डिप्टीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 बीमारियों को बचने के लिए बच्चों को सही उम्र पर सही टीका लगाना बहुत जरूरी है। तो ये मिशन क्या कहलाता है बेटा? मिशन इंद्रधनुष। इसको भूलिएगा नहीं। ये 7 बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को टीकाकरण का एक प्रोग्राम है। ठीक है। अब अगला देखिए बेटा, अगला है जननी सुरक्षा योजना। अब जननी कौन होता है बेटा? जो जन्म देने वाली होती है उसी को तो जननी कहते हैं, है ना, माँ। तो जननी सुरक्षा योजना के अंदर क्या अंतर्गत क्या आता है बच्चों? तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। यानी कि जो गरीब होते हैं स्त्रियां और गरीब गर्भवती, पहले तो क्या होता था कि जो गर्भवती स्त्रियां होती थी उनको घर में ही क्या किया जाता था, वे प्रसूति कराते थे। ठीक है। तो उस समय पर क्या होता था, उनके शरीर को बहुत हानि पहुंचती थी, जो बच्चा होता था उसको भी हानि पहुंचती थी, है ना। कई कई बार बच्चे मर जाते थे। तो अभी सरकार ने क्या किया बेटे, जो गरीब गर्भवती महिलाएं होती है उनको प्रसूति कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने लगे हैं। तो वो है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, उसको याद करके रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। अब ये राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा क्या है बेटा? इसका उद्देश्य क्या है? दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निशुल्क, सोचो 24 घंटे कोई भी समय हो सकता है, निशुल्क यानी कि बिना कोई फीस लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। ओके। तो आपको समझ में आ गया कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। फिर हमने क्या देखा बेटा? फिर हमने देखा एम्बुलेंस सेवा के बारे में देखा, है ना, और जननी सुरक्षा अ, योजना के बारे में हमने देख लिया। मिशन इंद्रधनुष जिसमें कि 7 प्रकार के रोगों से बचने के लिए बच्चों को टीकाकरण करवाना, जननी सुरक्षा योजना जिसमें कि गरीब गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को 24 घंटे निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये सब हमारी सरकार की तरफ से हमारे जनों के, हमारे जो नागरिक है उनके लिए दिया गया है, स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है, आपकी जानकारी के लिए ये सब हमें पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। अब बेटा हमारा समय हो गया है, किसका समय हो गया है? अब एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए। अमन यूपीएस चित्रसेनपुर से, देखो बेटा केयूपी समिनी के बच्चों ने भी जो है नोट्स बना के भेजे हैं मुझे। मुझे खुशी होती है जब बच्चे इस तरह से नोट्स बना के भेजते हैं। आप कितने ध्यान से हमारे क्लास को सुनते हो, जिसकी वजह से आप इतने प्रॉपरली, दीपांशी बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए तो तैयार हो जाइए अपने नोट और पेन लेकर सभी, हम क्वेश्चंस शेयर करेंगे आपसे, और आप सभी जो है आंसर्स बताइएगा, लिखिएगा, और हम लास्ट में देखेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। ओके डन। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होता है? जो गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम, वो किसके केंद्रक में उपस्थित होता है? नंबर ए ऑप्शन कोशिका, ऑप्शन बी प्रत्येक कोशिका, सी समान कोशिका, डी उपरोक्त सभी। गुणसूत्र क्रोमोसोम किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं? प्रत्येक कोशिका, या प्रत्येक कोशिका, समान कोशिका, उपरोक्त सभी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र आमतौर पर कब शुरू होता है? महिलाओं में मासिक धर्म चक्र कब शुरू होता है? 6 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की आयु में, 14 से 16 वर्ष की आयु में, 18 से 20 वर्ष की आयु में महिलाओं में मासिक धर्म चक्र आमतौर पर कब शुरू होता है? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आई होप सबने लिख लिया है, दूसरे प्रश्न का आंसर सबने लिख लिया। आगे
बढ़ सकते हैं बेटा हम लोग। वेरी गुड। चलिए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार या जिम्मेदार कोशिका की संरचना कौन सी है इसमें से? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा, झिल्ली या गुणसूत्र? तो इसमें से आपने बताना है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिका संरचना है। यस, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, सॉरी चौथे प्रश्न की तरफ। यस, वेरी गुड। श्रद्धा तिवारी जी, पारुल कटारिया, पूजा तिवारी जी, सभी बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। नशीले पदार्थ कौन से हैं? ड्रग्स, शराब, तंबाकू, उपरोक्त सभी। नशीले पदार्थ कौन से हैं? नशीले पदार्थ इसमें से कौन से हैं? ड्रग्स, शराब, तंबाकू, उपरोक्त सभी। ये हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती है? वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती है? सुस्पष्ट, गठी, ए और बी दोनों, कमजोर? तो वृद्धि जब होती है, लड़के जब किशोरावस्था में आते हैं, तो उनकी शारीरिक पेशियां कैसे दिखाई देती है? यस, अनीता देवी जी, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो आप लोग भी। CS मरो इससे, है ना? वेरी गुड। छठवां प्रश्न देखिए बेटा, छठवां प्रश्न है, चिप्स तथा पैक किए पदार्थों में, चिप्स तथा पैक किए पदार्थों में क्या नहीं पाया जाता है? चिप्स तथा पैक किए पदार्थों में क्या नहीं पाया जाता है? पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, उपरोक्त सभी। चिप्स और जो पैक किए पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें क्या नहीं पाए जाते? ये है हमारा छठवां प्रश्न। अभय यादव जी, CS गुसाईपुर से, बहुत बढ़िया। यस, अब सातवां प्रश्न देखें बेटा, लंबे समय तक शराब का सेवन किस अंग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? लंबे समय तक शराब का सेवन किस अंग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है? हृदय, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क? तो बहुत समय तक शराब का सेवन जो व्यक्ति करता है, उसका कौन सा अंग जो है खराब जल्दी हो जाता है? बेटा यहाँ पर ABCD है, ठीक है? ओके, लिखिएगा कौन सा जो अंग है उनका खराब जो है पूर्ण रूप से हो जाता है। ओके, आगे चले। वेरी गुड। चलिए बेटा, आगे चलते हैं आठवें प्रश्न पर। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 22, 23, 24 या 25? ठीक है, इसके UPS अम्मिनी, UPS बोरकला, कंपोजिट विद्यालय कुतुपुर, सब पूछ रहे हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न सबने कर लिया है। गायत्री विश्वकर्मा जी, UPS फूलीपुर से, है ना? यस, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, कितने जोड़े होते हैं हमारी कोशिका की केंद्रक में, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? शाबाश, आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिए बेटा, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लैरिंग्स, एडम्स एप्पल या कंठमणि, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। लड़के के गले, लड़कों के जो गले में उभरा हुआ भाग होता है, स्पेशली उनके किशोरावस्था के समय पर उनका जो गले का भाग उभर जाता है, उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं, थायराइड कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं? 10वां, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों का लिंग लड़का निर्धारण करता है? यानी कि कौन सा गुणसूत्र जो है होने से
लड़का पैदा होता है या जो लड़का होता है, ठीक है। एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स, इनमें से कोई नहीं। यस, निशा पटेल जी, यूपीएस छेदापुर से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत आप सब जो आंसर्स कर रहे हैं मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। यस, चलिए। और ये कौन है? विद्याशक्ति आशा, केयूपीएस छुपेपुर से। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी आंसर्स लिखे बेटा, आंसर्स बोले। तैयार हो सभी? तो जल्दी जल्दी से आंसर्स बोलिए। बहुत बढ़िया तरीके से बेटा आप सभी ने आंसर दिए हैं। बहुत मजा आया आज के एमसीक्यू सेशन में। आप सबने कितने अच्छे तरह से आंसर दिए हैं। आई होप सभी बच्चों को जो है आज का क्लास समझ में आया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है, बहुत सारे जो है, देखो कमेंट्स आए हुए, इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू मैम, यूपीएस बोरकला से, कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस डोमेला से, के यूपीएस अमिनी से, थैंक यू फॉर योर फीडबैक सभी के लिए। और आप इसी तरह से इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास को देखते हैं। आप सभी बच्चे जो है बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। बहुत मजा आता है आपको क्लास लेने में। और कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर से भी कहा है, नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। तो यूपीएस बोरकला ने कहा है नो मैम। क्या नो मैम? सभी क्लियर है? सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक आज की क्लास को यही पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।